डू यू रिमेम्बर रवि, हमने लास्ट क्लास क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे? सर ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, राइट। तो वेरिएबल का डेफिनेशन हमने समझा था। वेरिएबल के साथ दो काम हम लोग करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। पहले हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और दूसरा होता है डायनामिक इनिशियलाइजेशन। इतना चीज हम लोगों ने समझा था। स्टैटिक और डायनामिक इनिशियलाइजेशन कैसे होता है वो प्रोग्राम में आज हम लोग परफॉर्म करके देख लेंगे। ओके, आई एम जस्ट वर्किंग आउट ऑन माय सिस्टम कि वो सिस्टम बस रीबूट हो जाए एंड विल गेट कनेक्टेड। ओके, सेकेंड थिंग, हम लोग कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़े थे। कॉन्स्टेंट्स कई जगह पे उनको लिटरल्स भी बोला जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। So different types of variables can create different types of constants, or they can contain different types of constants. For example, if I'm discussing or if we are using an integer variable, तो integer variable जो वो integer constant use करेगा। अब इसका मतलब क्या है? तो let's think of a line where we have written int x equal to 25. सो इंट एक्स जो हमने लिखा है उससे ये पता चला कि एक्स जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का वैल्यू अपने अंदर होल्ड करेगा, और 25 बीइंग एन इंटीजर वैल्यू हम लोगों ने एक्स को जो दिया, सो फॉर दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स एज 25 बिकम्स अ कांस्टेंट, ताकि आप नेक्स्ट आने वाले सीक्वेंसेस में, आने वाले लाइंस में जब भी एक्स का वैल्यू को यूज करोगे, दैट विल बी कि आप जब भी एक्स लिखोगे किसी इक्वेशन में तो वो 25 वैल्यू ही अज्यूम करेगा। यस सर। ओके, फाइन। तो ये हो गया वेरिएबल के रिगार्डिंग बात और कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के रिगार्डिंग कुछ रूल्स होते हैं, हाउ टू नेम अ वेरिएबल, उसके रिगार्डिंग काफी सारे रूल्स होते हैं। कपल ऑफ रूल्स जिसको हम लोग को ऐसे ही रफली रीड आउट करके चले जाना चाहिए, उसको हम लोग ऊपर से डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला जो है वेरिएबल नेमिंग का रूल के नेम शुड बी शॉर्ट एंड कॉन्साइज एंड मीनिंगफुल। अगेन इसका मतलब क्या हो गया? तो लेट्स से a program is given where we are supposed to calculate the area of a rectangle। ठीक है, हम लोग को बोला कि प्रोग्राम लिखो सी में जहां पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। तो इस प्रोग्राम में हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल ले सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ नाम से, या एल एंड बी नाम से। यस सर। तीसरा वेरिएबल हम लोग कंसिडर करेंगे, आइदर एरिया नाम से ले सकते हैं या AOR ले सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या ऐसे कोई शॉर्ट एंड कॉन्साइज नाम हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, जो कि रिलेट करता हो आपके टॉपिक से। जरूरी नहीं है ये बात, लेकिन हाँ हम लोग ऐसा यूज करें तो प्रिफरेबल, अच्छा है, बेहतर है। फाइन, ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट आपका नेम बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक सेंटेंस को एक वेरिएबल नेम की तरह कंसीडर करना चाहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस। वाई? बिकॉज आप एक कैलकुलेशन या एक प्रोसेसिंग में या अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को बहुत सारे लाइंस में यूज करते हो, इनपुट लेने टाइम, प्रिंट करने टाइम, कैलकुलेशंस में। अगेन अ वेरिएबल माइट बी यूज्ड और माइट बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन विद इन द सेम प्रोग्राम। सेम वेरिएबल या एक वेरिएबल का सेम वैल्यू रख करके या हर 3-4 लाइन के बाद हम उस वेरिएबल का वैल्यू बदल रहे हैं। सो आप वैल्यू बदलो या ना बदलो, अगर आप एक वेरिएबल को एक बार या 1000 बार या 10 बार, जितनी बार भी यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, द नेम हैज टू बी रिलेटेबल। ठीक है, आप उस वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप जो है कंसिस्टेंट रखोगे। आपने एक बार लिया है कैपिटल एक्स और कहीं पे स्मॉल एक्स यूज कर रहे हो, सो दैट इज नॉट परमिसिबल। सो दैट इज नॉट परमिसिबल। ठीक है, बिकॉज वी से दैट सी प्रोग्रामिंग इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है कि कैपिटल में एक वर्ड को लिखना या एक अल्फाबेट को लिखना और स्मॉल लेटर्स में लिखना
दोनों को डिफरेंशिएट करता है। यस सर। ठीक है, ये है। तो ये केस सेंसिटिव भी निकल करके आ गया। नेक्स्ट थिंग इज या वेरिएबल का नाम में क्या स्पेस यूज किया जा सकता है? नो सर। नो। ओके ओके, वेरी गुड। आपको कुछ रूल्स पता तो आप भी डिस्कस करो। टेल मी वन रूल। सर हम स्पेस के जगह पे वो एक डैश यूज कर सकते हैं, डैश सिंबल, उसको अंडरस्कोर स्पेशल बोलते सिंबल। हैं। एक स्पेशल सिंबल, नो स्पेस, और सबके जैसे केस सेंसिटिव होता है वो आप बता चुके हैं। क्या एक वेरिएबल के नाम में नंबर हो सकता है? नो सर। नो। एक वेरिएबल का नाम बिगिन किस चीज से हो, इसके बारे में कुछ रूल्स बोलता है क्या? इसका तो नहीं पता सर। ओके, वन मोर थिंग, कैन आई यूज, क्या आप अपना नाम, हम अपना नाम, या ऐसे कोई कॉमन नेम्स जो दुनिया में यूज होते हैं उनको हम लोग एक वेरिएबल नेम बना सकते हैं सी में? यस सर। या we cannot use keywords. There are 32 keywords in C that cannot be used for naming a variable. तो ये 32 कीवर्ड्स चलो इनिशियल टाइम में याद करना मुमकिन नहीं है 32 कीवर्ड्स को, बट एटलीस्ट हम लोग अगर बाय मिस्टेक अगर कोई कहीं लिख देता है कि ये वेरिएबल को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यू मस्ट रिकॉल कि या दिस वेरिएबल नेम अ कीवर्ड और नॉट। क्या ये कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से? अगर वो कीवर्ड है तो उसको आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट माई विंडो। कोड विंडो विजिबल है? यस सर। तो सिंपली हम पहले क्या करते हैं, इंट, ठीक है, लेट्स बिगिन बाय गिविंग अ नंबर टू अ वेरिएबल नेम लाइक x7। ठीक है, x7 इज द नेम ऑफ माय वेरिएबल। उसको हम लोग ने एक वैल्यू दिया, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। So if you see over here, Ravi, it has shown us the correct output, है ना? 23 हमने लिया था वेरिएबल का वैल्यू को, और प्रिंट करने से उससे वो कर रहा है। इसका मतलब है कि वेरिएबल कैन कंटेन अ नंबर, बट हम इसको ना चेंज करते हैं। ठीक है, आई मेक इट एज 7x, 7x, अब क्या फर्क आ गया? माई वेरिएबल नेम इज स्टार्टिंग विथ अ नंबर। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। सी, एरर आ गया, राइट? ये सर मतलब इसका कि ये हम लोग जो भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट लेटर जो है ये अल्फाबेट से रहना चाहिए। एग्जैक्टली, एंड इसके उसके अंदर हम लोग एक नंबर कंटेन कर सकते हैं।
बस एक ही रूल बोल रहा है कि नंबर शुरू में नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सीरीज की तरफ। यस सर। सो सर एक क्वेश्चन था, जैसे ये हम लोग प्रिंट एफ के बाद से ये परसेंटेज डी क्यों दिए? हाँ, आई कम टू दैट। ठीक है, हम एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे ना। पहले वेरिएबल को पूरा क्लियर कर लेते हैं। यस सर। नेक्स्ट थिंग इज या सो लेट्स से कि हम लोग को एक प्रोग्राम दिया जहां पे कैलकुलेट करने बोला सिंपल इंटरेस्ट। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने वेरिएबल का नाम ले रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सेमीकोलन। ठीक है, इसको जैसे हम रन करेंगे, अभी तो हम लोग वेरिएबल का वैल्यू असाइन नहीं किए, उसको कहीं यूज नहीं किए, बट इवन इफ वी ट्राई टू रन दिस, तो एरर जनरेट कर देगा। यस सर, क्योंकि बीच में स्पेस है। हाँ, तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? सर वो एक सिंबल ऐड कर सकते हैं, वो नाम बोल के फिर से। अंडरस्कोर बोलते हैं इसको। यस सर, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, तो सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट। अगेन नाम काफी बड़ा हो गया है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ठीक है हम लोग क्या करेंगे, सिंपली SI यूज कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब या तो कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, इट्स अप टू यू टू डिसाइड। कई बच्चे ये भी करते हैं, बीच में डॉट दे देते हैं, S.I। अगेन नो एज सर, यू मेंशन्ड प्रीवियसली। सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकता है। Exactly. So you are pretty much clear with the rules of naming a variable. So let's proceed forward. So I'll give it as x value as 23. Then we have x over here. Fine. आपने कहा कि ये सब प्रिंट करने टाइम हम लोगों ने परसेंटेज डी क्यों लिया? ओके, सो in C language, in order to print the value of a variable, we need a format specifier. ठीक है, we need a format specifier that is specific to each data type. अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? एक ऐसा कंपोनेंट है सी लैंग्वेज में जिसकी मदद से हम लोग किसी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, परसेंटेज डी या फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसको बोल रहे हैं, वो एक ऐसा कंपोनेंट है सी लैंग्वेज में जिसकी मदद से हम लोग एक वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। So we have a variable x which has got some value over here. Now if I want to display the value of that variable, तो उसके लिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर एक यूज करना पड़ेगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जिस वेरिएबल का वैल्यू हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो कौन से डेटा टाइप का है, इंट है, फ्लोट है, बुलियन है, या बाइट है, शॉर्ट है, व्हाटएवर इट मे बी। तो जिस टाइप का हमारे पास डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया होगा। The most common that we use is integer data type, int data type, and for that we have percentage %d as the format specifier. For each and every primitive data type in C, we have got a specific format specifier. If possible, आप इसको अपने कॉपी में, नोट्स में एक टेबल बना करके भी कंटेन कर सकते हो। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि बाकी दूसरे डेटा टाइप्स के रिगार्डिंग हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है।
अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं फ्लोट का, तो फ्लोट के लिए हम लोग परसेंटेज एफ यूज करते हैं, कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी यूज करते हैं। ओके, तो सर डिफरेंट डेटा टाइप्स। यस, सर फ्लोट्स में क्या क्या हम एंटर कर सकते हैं? जैसे इंटीजर्स में हमने ये वेरिएबल्स एंटर किए। इंटीजर में हम लोग कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर लिख सकते थे जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 23 मैंने कंसीडर किया, आप -23 ले लो, परफेक्टली ऑल राइट। अगेन एक इंटीजर वेरिएबल बनाओ जिसका वैल्यू 0 ले लो, परफेक्टली ऑल राइट। So it could be a positive, negative or any value, but it should only be of integer type, non-fractional. यस सर। ठीक है, फ्लोट में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, फ्लोट इज कंसीडर्ड फॉर द फ्रैक्शनल वैल्यू टाइप। जो हमारे पास नंबर्स हैं और वो फ्रैक्शनल टाइप के हैं, तो वैसे सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे वी मेक यूज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप, और उसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास है परसेंटेज एफ। परसेंटेज डी इज फॉर इंटीजर, परसेंटेज एफ इज फॉर फ्लोट डेटा टाइप। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो आगे से जब आपको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लेट्स से 3.999, 16.25, -2.8 ऐसे कोई भी वैल्यूज यूज करने हो जहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू लग रहा है, तो वहां पे हम लोग फ्लोट एज अ डेटा टाइप यूज करेंगे। यस सर। अगेन I'll get back to the topic जहाँ पे हम लोग ने एक्सटेंसिवली कंपाइलर के बारे में पढ़ाई किया था। वो कंपाइलर पे डिपेंडेंसी देखो आज आकर के पहुंच रहा है। क्या हो रहा है कि हम लोग जो ये x वेरिएबल y z वेरिएबल ले रहे हैं, इसके अंदर क्या हम अपना रोल नंबर डाल सकते हैं, जो कि 2 डिजिट 3 डिजिट का होता है मैक्स टू मैक्स। क्या हम अपने यस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं जिसमें हमारे पास लेट्स से 4 to 5 डिजिट्स होगा। क्या हम अपने घर का पोस्टल कोड जो कि 5 से 6 डिजिट का होता है वो डाल सकते हैं। क्या हम उस वेरिएबल में अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर स्टोर कर सकते हैं जो कि 10 से 12 डिजिट का होता है इंक्लूडिंग द सिंबल। यस सर। नो, सर हमारे टर्बो सी पास यस, टर्बो बोलो सी बोलो। में तो 5 to 6 डिजिट्स ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, बट उसके बियॉन्ड जा सकते हैं क्या? नो सर, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। उसके लिए फिर वो एक्स्ट्रा जो वो सी आता है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा हम्म, है विजन, क्या एग्जैक्टली नाम है? एग्जैक्टली तो इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझाते हैं। ठीक है, टर्बो सी जो है वो हमारा कंपाइलर है, और कंपाइलर जो बनते हैं वो हमारे आइदर पहले 8 बिट्स बनते थे, अब 16 बिट्स 32 बिट्स तक कंपाइलर आते हैं। तो कंपाइलर का जो ये जो रेंज दिया रहता है, फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप का रेंज क्या बोलता है, आप यहाँ पे -32768 से लेकर के अप टू 32767 तक इस रेंज का वैल्यू आप इनपुट करा सकते हो। और ये बात अभी हम लोग एक्सटेंसिवली सिर्फ और सिर्फ टर्बो सी के रिगार्डिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर इंटीजर में लेते हो वो इस रेंज के अंदर आना चाहिए, मतलब 5 डिजिट का होना चाहिए मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। 5 डिजिट में भी ऐसा नहीं कि 99999 इतने रेंज में नहीं, वो 32767 तक, या नेगेटिव साइड में जाए तो 327 -32768 तक एग्जीक्यूट या वैल्यू स्टोर कर सकता है। सर अगर इससे हम 32768 भी अगर लेते तो नहीं लगेगा? आइए करके देख लेते हैं, जब अपने पास सिस्टम है तो क्या सोचना है यहाँ पे। सो इफ आई राइट 32768, ठीक है, 32768, एंड यहाँ पे हम लोग वैल्यू प्रिंट कर दे रहे हैं एक्स का। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। ये तो सही दे रहा है। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा वैल्यू को और चेंज करते हैं, 6 9 करके देखते हैं। ये भी सही दे रहा है। तो सर आप बोल रहे हैं एक बात कि इस रेंज के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है
इसका आंसर आपने खुद अभी थोड़ा देर पहले दिया था कि ये रेंज जो हम लोग बोलते हैं 5 डिजिट का, ये हम लोग का टर्बो सी कंपाइलर के रिगार्डिंग होता है। पर जैसे-जैसे हम आज के टाइम में लेटेस्ट कंपाइलर की तरफ आ रहे हैं, तो साइज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आंसर आपके ही पास था, आपने ही पहले मुझे दे दिया था। आई जस्ट यूज़ द सेम रेफरेंस यस सर। अगेन, बट इसका भी कुछ लिमिटेशन होगा। लेट्स ट्राई टू इंसर्ट 32820, लेट्स से। ठीक है, ये 5 डिजिट तक का आराम से ले रहा है। लेट्स मेक इट अ 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये परफेक्टली है सही उसके लिए कि वो 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट तक चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अपना फोन नंबर देना चाहें, लेट्स से, तो ये 6 डिजिट यहाँ हो गया, 2276, 10 डिजिट शायद हो गया। लेट्स रन दिस वन, सी, आर यू एबल टू सी? मैंने हमने इनपुट क्या लिया x का और वो आउटपुट क्या दे रहा है। अगेन हमने एक पॉजिटिव वैल्यू इंसर्ट कराया था, वो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू बता रहा हूँ, आउटपुट, और फिर डिजिट्स भी अलग है। डिजिट्स भी अलग है। ठीक है, ये है। तो इसका रिलेशन अगर हम लोग देखते हैं, तो अभी हम लोग बात सिर्फ कर रहे हैं टर्बोसी कंपाइलर के बेसिस पे, अदरवाइज वो रूल हमारा जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, हैविंग सेड दैट, ये बहुत अच्छी बात है कि एज अ स्टूडेंट यू आर वेरी मच ओपन टू द डिस्कशन कि यस सर, टर्बोसी के बारे में भी मुझे पता है और दूसरे जो आज के टाइम में लेटेस्ट कंपाइलर्स है उस पर भी मुझे पता है क्या कैसे ऑपरेट होता है। तो पहले छोटा रेफरेंस टर्बोसी का हम लोग लेकर के इसको विजुअलाइज कर लेते हैं, तब हम लोग उसको कोरिलेट करेंगे आगे हुआ क्या, ये प्रॉब्लम क्यों आया, ये वैल्यू कहाँ से पिक किया ये। ठीक है ना, ये वैल्यू कैसे पिक कर रहा है। तो यस। दो रीजन इसके रिगार्डिंग हो सकता है। पहला कि दिस इज रेफरिंग टू अ गार्बेज वैल्यू जो कि मेमोरी में पहले से रिसाइड होगा, कहीं फ्लो कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा, और उसको कंपाइलर ने, या चलो यहाँ पे हम सर्वर पे बात कर रहे हैं, तो सर्वर से पिक करके उसने मेमोरी का वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। ध्यान सर देने वाली ऐसा बात ये, यस सर प्लीज। ऐसा भी तो हो सकता है, जो डिजिट्स हमने एंटर किया है हम्म, ये उसके रेंज से बाहर है, तो ये जितना बाहर है वो कैलकुलेशन दे दिया कि ये रेंज से इतना बाहर है। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एक्चुअली में सी, टर्बो सी में यही चीज होता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, अगर हम किसी वेरिएबल का वैल्यू 32768 ले लेते हैं, एक उस रेंज से बाहर अगर चला जाता है, ठीक है ना, अगर एक रेंज से बाहर चला जाता है तो वहां पे क्या होता है, वो एक सर्कल बनाता है। ठीक है, कंप्लीट साइकिल बनाता है जहां पे वो फिर से हमको नेगेटिव साइड में फ्लो करा देगा। तो आप जैसे पॉजिटिव रेंज के एक आगे जाते हो, वो क्या करेगा, सीधे हमको -32768 की तरफ धकेल देगा, और फिर हम एक और वैल्यू बढ़ाएंगे तो -32767, फिर अगेन एक वैल्यू बढ़ाएंगे, तो वैसे नेगेटिव साइड से घटते 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 वो फिर जीरो पे आके पहुंचेगा, और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते आगे चल करके वो 32767 तक जाकर के रुक सकता है। तो ये साइकिल में हम लोग बंधे रहते हैं। टर्बो सी में एक प्रॉब्लम आता था कि वेरिएबल का जो रेंज आपको दिया गया, आप उसके बियॉन्ड अगर जाते हो तो क्या करेगा, उसी साइकिल से चला देगा। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ डिजिट्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि वो मेमोरी से गार्बेज वैल्यू पिक करके प्रिंट कर दे। यस सर। ठीक है, ये एक इशू था। इसको जावा में बहुत अच्छी तरीके से गार्बेज कलेक्टर ने जो था ओवरकम किया, और उसमें कोई रेसिडुअल वैल्यूज का पर्पस या हम लोग ऐसा दिखाई नहीं देता है। फाइन, दैट्स व्हाई आप देखो कि अगर आप वेरिएबल्स यूज करते हो अपने टर्बो सी में, तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग एक कमांड लिखते हैं clr scr, क्लियर पता है, स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन। इसका पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है कि मेमोरी में जो भी प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड वैल्यूज फ्लोट कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, उनको क्लीन कर दिया जाए। या हमने जो लास्ट प्रोग्राम जो रन किया था,
वो मेमोरी में अभी भी हो सकता है एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसको क्लीन करके हमको फ्रेश मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाए। बट क्योंकि अभी हम यहाँ जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, हमारा स्टैंड अलोन सिस्टम पे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, हम बस इंटरफेस में कंपाइल कर कोड लिख करके उसको कंपाइल कर रहे हैं, तो वो सर्वर पे इम्पैक्ट करता है। सो दैट्स वाई वहां पे हमको क्लीनर का या क्लियर स्क्रीन कमांड का जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर। नाउ सो हम लोग वापस आते हैं अपने कोड की तरफ, छोटा सा ही वैल्यू एक कंसीडर करेंगे, लेट्स से 32। अब हम प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं ताकि हम एरर फ्री हो जाए यहाँ से। 32 या सो फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ में आ गया, हम लोग हर एक वेरिएबल के लिए यूज करने वाले हैं जब भी हम उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ तक तो वेरिएबल के बारे में बहुत कुछ समझे, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बच गया है कि क्या हर बार हम प्रोग्राम में वेरिएबल का वैल्यू खुद से लिख दें, जैसे यहाँ पे हमने मैनुअली 32 लिख दिया है। बट एक लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम के मदद से हम लोग एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर, एक पैकेज बनाएंगे और उस सॉफ्टवेयर को 100,000 लाखों लोग डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंटली बेसिस पे यूज करने वाले हैं। So for every user you might require certain different values of input. हो सकता है let's consider an example of ATM machine. आप, हम और मैम तीनों लाइन पे लगे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम एंटर्स इनटू द ATM स्टोर और वहां से मैम ने 500 विड्रॉ कर लिया। Then you enter, you proceed to withdraw, let's say 1,500 rupees, and then I go and withdraw 1,000 rupees. यस सर। डिफरेंट यूजर्स जो हैं उनके पास ये फ्रीडम मिला हुआ है कि वो अपने हिसाब से वैल्यूज को इनपुट करें। आगे क्या रिजल्ट जनरेट होगा वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जा रहे हैं। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन योर एप्लीकेशन, जहाँ पे यूजर्स, डिफरेंट यूजर्स या अगेन सेम यूजर हर डिफरेंट इंस्टेंस पे अपना पसंद का वैल्यू इंसर्ट कर पाए। आई हैव मेंशन बोथ द थिंग्स कि डिफरेंट यूजर्स या सेम यूजर। वाई से और सेम यूजर कैसे हो सकता है? आप एटीएम मशीन में एक बार पैसा निकाले 500 रुपया, आपको लगा कि नहीं थोड़ा कम हो गया, हमको एक 500 और निकाल लेना चाहिए, सो यू रीविजिट द एप्लीकेशन और आप वहां फिर से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल यूजर मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है विजिटिंग, मल्टीपल यूजर सिंगल टाइम भी हो सकता है विजिटिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी यूजर विथ मल्टीपल टाइम्स भी पॉसिबल है। तो हर यूजर को अपना वैल्यू फीड कराने के लिए, इनपुट कराने के लिए हम लोग को प्रोग्राम में स्टैटिक इनिशियलाइजेशन नहीं करके डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। अब ये डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वंस अ प्रोग्राम हैज बीन कंपाइल्ड, जैसे हम लोग सी का ही बात कर रहे हैं, सी को हम लोग कंपाइल किए, इस कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, तो क्या किया सेकंड जॉब अपना, इस सोर्स कोड को बाइट कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, सोर्स कोड को बाइट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, ठीक है, तो हमने जब एक वेरिएबल लिया और उसका वैल्यू हमने जैसे यहाँ पे असाइन कर दिया x = 32, तो कंपाइलर कंपाइल करने के टाइम में इस वेरिएबल के वैल्यू को
कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट ताकि सिस्टम रेडिली इसको यूज कर पाए। बट हम लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम को जब हम लोग रन करें तब यूजर से इनपुट मिले, तो हम लोग कंपाइलेशन वाले पार्ट को स्किप करने के बाद यूजर से इनपुट करा रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज डायनामिक। डायनामिक का मतलब ही होता है कि रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे वो काम प्रोसेस हो रहा होगा। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में कभी भी आपको दो टर्म मिले, स्टैटिक एंड डायनेमिक, उससे आप यही समझना, स्टैटिक का मतलब ये है कि एट कंपाइल टाइम एक्टिविटी हो रहा है, एंड डायनेमिक का मतलब है एट रन टाइम ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है। रन टाइम पे एग्जीक्यूट करने से बेनिफिट क्या पहुंचता है कि आप जितना लेट एग्जीक्यूट करो उतना अच्छा है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ मेमोरी एंड रिसोर्सेज। आप कंपाइल टाइम में ही आप मेमोरी एलोकेट करके उस वेरिएबल का वैल्यू वहां पे डाल दिए हो और रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट कराने में। सो दैट इज वन थिंग जहां पे आपके पास मेमोरी पहले से एलोकेट हो जाता है, रिसोर्सेज पहले से एक्टिव हो जाते हैं। बट जरूरी नहीं कि आप एक प्रोग्राम को हर बार कंपाइल करके रन करो, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है कई बार आप कंपाइल करके ऐसे ही छोड़ देते हो जस्ट टू सी वेदर एरर है या नहीं है, क्योंकि आपको हो सकता है किसी दूसरे सिस्टम में रन करके दिखाना हो। आप अपने सिस्टम पे बस एक बार रन करके देखते हो कि ओके कंपाइल हो रहा है, दैट्स इट, रन करने की जरूरत नहीं, कंपाइल हो गया मतलब एरर फ्री है, हम इसको रन करके चेक कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट सिस्टम में जब आप कोड्स लिखते हो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए तो हर 2 लाइन के बाद आप कंपाइल कर लेते हो, लेकिन आप हर 2 लाइन के बाद रन करके नहीं देखते हो आउटपुट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चीज को डिले किया जाता है कि आप जितनी बार में वेरिएबल सॉरी कंपाइल करोगे उतनी बार वो वेरिएबल्स के लिए वैल्यू या स्पेस क्रिएट करेगा, वैल्यू एलोकेट करेगा और वेट करता रहेगा मेमोरी ऑक्यूपाई करके। तो मेमोरी ऑक्यूपेंसी को थोड़ा डिले किया जा सके उसके लिए, और रिसोर्सेज को लेट यूटिलाइज किया जा सके ताकि रिसोर्सेज फ्री रहें दूसरे किसी कामों के लिए। तो ये बेनिफिट हम लोग को कब मिलता है, जब हम लोग डायनामिकली वेरिएबल्स को वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं। So that is the benefit of dynamic initialization, where the user has got the freedom to input the values of the variables at runtime, and this helps us in saving the memory allocation and other resources till the delayed version या till as late as possible। जितना डिले करके हम लोग कर सकते हैं उतना अच्छा। देखो डिले से ये कंफ्यूज नहीं होना कि सिस्टम स्लो हो जाएगा। डिले का मतलब यहाँ पे ये है कि रिसोर्सेस हम यूज करेंगे, फेच करेंगे, उसको ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन जब प्रोग्राम रन करा रहे हैं तब, उससे पहले हम लोग नहीं पकड़ना चाह रहे हैं। तो इससे एप्लीकेशन के रिजल्ट या परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं। जस्ट द आइडिया ऑफ हैविंग द वेरिएबल्स एंड देयर वैल्यूज एट अ स्पेसिफिक टाइम लोकेशन। आप या तो रन करने से पहले रखना चाह रहे थे या रन करने के टाइम में रखना चाह रहे हो। तो आज हम लोग देखते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग हटा देंगे, नाउ विल से न्यू लाइन printf input the value of x, ठीक है, सिंपल टर्म्स में मैंने लिख दिया। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम, या डायनामिक इनिशियलाइजेशन कैसे होता है सी में। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज अ कमांड नोन एज scanf। रवि पता है इस कमांड के बारे में? सर वो ऊपर जो भी डाटा उसको स्कैन करेगा पहले। नहीं, scanf जैसे printf का काम होता है कि ये जो डबल कोट्स के अंदर हम लोग जो भी सेंटेंस या स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हूबहू प्रिंट करना, लेकिन यूजर से जब हम लोग को इनपुट चाहिए एक वेरिएबल का तो वहां पे हम लोग scanf लेते हैं। scanf इज अगेन एन इनपुट आउटपुट फंक्शन जहां पे हम लोग यूजर से इनपुट कराते हैं एट रन टाइम। तो scanf कुछ ऐसा दिखाई देगा, %d ampersand, sorry, I didn't mean mistake, %d ampersand variable name is x,
और उसको फिर प्रिंट करा दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स रन दिस प्रोग्राम फर्स्ट, देन विल एक्सप्लेन इट। जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, जब तक कि वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे उस कंपोनेंट के बारे में बता देते हैं। हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज डी के बारे में देखा था। अब ये नया एक सिंबल क्या आ गया, एंड सिंबल, जिसको हम बार बार एम्परसैंड बोल रहे हैं, AMPERSAND, एम्परसैंड। वो एंड सिंबल हम लोग यूज करते हैं, एम्परसैंड सिंबल जो है उसको, उसका पर्पस क्या है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। वो एक ऑपरेटर है, एम्परसैंड सिंबल जो है वो एक ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर का नाम है, इफ आई कुड राइट। ओके, रन करते हैं पहले। ठीक है, देखो पहले हमारे पास एक प्रिंटफ कमांड था, क्या था, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट कर दिया। \n हमने यूज किया तो क्या कर दिया, लाइन चेंज कर दिया, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को नेक्स्ट लाइन से वो डिस्प्ले कराएगा। उसके बाद क्या था, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट फिर से था कि इनपुट द वैल्यू ऑफ x, तो उसने इनपुट द वैल्यू ऑफ x लिख दिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि कोई \n नहीं यूज किया है, इसीलिए वो क्या सेम लाइन पे ब्लिंक कर रहा है इनपुट के लिए। तो नेक्स्ट लाइन उसको पता है कि scanf मिला है, इसका मतलब है कि यूजर यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट करेगा, वहां पे वो ब्लिंक कर रहा है बार बार, नीचे में दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है, so it is waiting for the user to respond, यहाँ पे एक वैल्यू डालो, let's say I give the value as 12। अभी क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे अभी जो डाला गया है और जो डेटा टाइप एक्सपेक्टेड है हमारे पास, दोनों मैच कर रहा है या नहीं। so yes, 12 is an integer number, and इसको हम लोग जिस वेरिएबल में डाल रहे हैं x, वो भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, int x has been written। सो दोनों चीज मैच कर गया, कोई इशू नहीं है। तो वो इनपुट ले लेगा, मेमोरी में डाल देगा, और नेक्स्ट लाइन में हम लोग सिर्फ x का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, वो 12 प्रिंट करके एंड कर दिया प्रोग्राम को। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब जैसे सर ये अगर 12 की जगह अगर हम कोई और वैल्यू पुट करें तो? हाँ, फिर से रन करते हैं। सो गिव मी अ वैल्यू, क्या इनपुट करना है? सर जैसे कोई कैरेक्टर। कैरेक्टर, तो पहले हम लोग नंबर से ही डील कर लेते हैं। लेट्स से आई गिव यू 12.5। ठीक है, यस एंटर। सर। देखो क्या हो रहा है आउटपुट, 12। सर वो डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट था सबको हटा दिया। हाँ, उसको डिस्कार्ड कर दिया, बट टेक इट विथ पिंच ऑफ कॉशन, कि ये काम हम लोग टर्बो सी में नहीं कर रहे हैं, टर्बो सी में ये बिहेव दूसरी तरीके से करेगा। ठीक है ना, सी सी प्रोग्रामिंग जब हम लोग पढ़ते हैं आज के जमाने में, तो हम लोग को बहुत कॉशियसली ये चीज को पढ़ना और समझना चाहिए। एंड इनफैक्ट बीइंग अ टीचर ऑल्सो हम लोग को इस चीज को लेके बहुत ओपन रहना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स आर अवेलेबल ओवर देयर इन द market, over the internet, with the help of interfaces like this. So different compilers may generate, and most likely they are going to generate different answers for the same set of instructions. यहाँ पे हम लोग को तो रिजल्ट इवेलुएट करके वो दे दिया, 12.5 से 0.5 को डिस्कार्ड करके 12 हमको इंटीजर दे दिया, लेकिन क्या यही काम टर्बो सी भी करेगा? सो आपके पास अगर टर्बो सी है, आई वुड सजेस्ट कि आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो और उसको टाइप करके या रन करके देखो कि क्या उसमें भी रिजल्ट इसी तरह से कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल वैल्यूज को हटा करके वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेकर के दे रहा है या एरर जनरेट कर देता है। ये हो पाएगा रवि? यस सर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट तो क्लास में ट्राई इस चीज करना को होगा। हाँ, इस चीज को एक बार ट्राई करके जरूर देखना। सी, द आइडिया इज टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासेस चल रहा, सेशन चल रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट दीज थिंग्स कि चलो रन करके देखते हैं होता है या नहीं। ठीक है, सो डोंट वरी कि सर आपके सिस्टम में तो 12.5 को 12 दिया था, मेरे में एरर क्यों दे रहा है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। बी वेरी ओपन कि सर आपने
किस एप्लीकेशन पे काम किया है, मैंने किस एप्लीकेशन पे काम किया है, दोनों के पीछे वेरिएशन है तो ये आएगा। नाउ अगेन फिर से रन करते हैं, तो इस बार हम लोग एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं, देखते हैं तब भी क्या होता है। अब एरर देगा या क्या देगा, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, ए दे दें, यस सर। 0 दे दिया हम लोगों को, तो ये अल्फाबेट्स नहीं ले सकता। नहीं लेगा। हाँ अगेन फिर से हम सजेस्ट करेंगे इस बात को नेक्स्ट क्लास में आप डेफिनेटली हम लोग के सामने उठाइए और बताइए कि सर मैंने दोनों वैल्यू को एग्जीक्यूट करके देखा, एक पे जहाँ पे नंबर था और दूसरे में जहाँ पे एक अल्फाबेट था, तो वो रिजल्ट क्या जनरेट कर रहा है, क्या रिजल्ट वाकई कुछ दे रहा है जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, या एक एरर वैल्यू जनरेट कर रहा है, या एक गार्बेज वैल्यू लेकर के वो खुद से कुछ वैल्यू दे दे रहा है। So these things has to be monitored using different compilers. हो पाएगा? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये था वेरिएबल के रिगार्डिंग। परसेंटेज डी हम लोग यूज करते हैं इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ यूज करेंगे फ्लोट के लिए, परसेंटेज सी इज फॉर कैरेक्टर, एंड देयर फॉर एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप देयर इज एन फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो काइंडली गो थ्रू दीज, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल, उनको कैसे कैटेगराइज करना है, और ऑल्सो कि ये वेरिएबल्स के अंदर जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेट ऑफ कंपाइलर्स। यस सर। ठीक है, तो printf और scanf हो गया। printf is for printing any statement or variables values, scanf is for taking input। ठीक है, तो टेकिंग इनपुट में यहाँ पे क्या है, इफ यू सी डबल कोट्स के अंदर वी आर यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज परसेंटेज डी, बिकॉज वी आर टू टेक द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वैल्यू, then we write ampersand. So ampersand is known as the uh, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, उसका नाम ही है एड्रेस ऑफ। इसको पढ़ते कैसे हम लोग, तो एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है, जिस वेरिएबल के साथ लग जाएगा तो उसके नाम जोड़ देगा एक्सटेंशन में। सो एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ वाई, एड्रेस ऑफ जेड। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। ओके, मैक्सिमम टाइम हम लोग जब पेपर इवेलुएट करते हैं या जब पढ़ाते हैं उसमें जब स्टूडेंट्स को नोट्स देते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट करें, इसमें हम लोग एक देखते हैं फ्लॉ क्या है कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रिंटफ एंड स्कैनफ। कहाँ पे बैकस्लैश एन यूज करना है, कहाँ पे परसेंटेज डी यूज करना है, कहाँ पे परसेंटेज एफ यूज करना है, ये दे डू गेट कंफ्यूज। तो इस चीज का थोड़ा सा ओपननेस रख करके हम लोग को प्रिपेयर करना है, राइट। So this was all about the taking input from the user at runtime. Dynamic initialization हम लोगों ने आज देख लिया है, तो we are done with the input output. Is it clear? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऑपरेटर्स पे काम करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स और प्रोग्राम का, और इसमें प्रोसेसिंग पार्ट, अभी तो सिर्फ इनपुट आउटपुट समझे हैं, उसमें हम लोग प्रोसेस करेंगे जहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन होगा, उसमें हम लोग को कुछ इनपुट करा के इवेल्युएट करना है और इवेल्युएट के बाद रिजल्ट भी जनरेट करना है। तो ये सारे काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे वाइंड अप कर देने का। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। No? Okay. So we would like to stop it over here.